नमस्कार, कलाम प्रोजेक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। और आज इस कोर्स का डे 2 है। और आज इस प्रोग्राम में जो डे 2 है उसमें हम पढ़ने वाले हैं सभी तरीके के माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, और ऐसे माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में, उनकी कंपनीज़ के बारे में, उनके आर्किटेक्चर के बारे में, क्या डिफरेंस है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और किस तरीके से वो डिफरेंट हैं अलग अलग सेगमेंट्स में। आखिर कंपनीज़ जो उसको मैन्युफैक्चर कर रही हैं, चाहे एटमेल कॉर्पोरेशन हो, सीमेंस हो या माइक्रोचिप हो, डिफरेंट तरीके की कंपनीज़ उनको डील करेंगे हम लोग कि क्यों उनके इंपॉर्टेंट है, कौन सा हमें प्रोसेसर इस्तेमाल करना चाहिए, पीरियड्स के लिए कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज कोर्स ऑफ डे 2 IoT सीरीज़। आज फर्स्ट लेक्चर में सीरीज़ के हम लोगों ने सारा का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हम कैसे इंट्रोड्यूस करना है हमें, और 30 डेज़ के प्लान में हमें क्या क्या कवर अप करना है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने डे 1 की पहली वीडियो जो इस चैनल पर ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है उसमें हमने देखा था। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ करिकुलम। डे 2 है मास्टर कोर्स का। मैं तनवीर अली खान स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के साथ। आई एम करेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर इन एन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन अ डिकेड। तो स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम जो पढ़ेंगे चूज़ द राइट एम्बेडेड प्रोसेसर फॉर IoT, मतलब एम्बेडेड प्रोसेसर बेसिकली हमें कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए IoT के अंदर, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यूजली जब हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें चलती हैं। फर्स्ट ऑफ द थिंग इज़ माइक्रो प्रोसेसर एंड द सेकेंड वर्ड विच यूज टू काइंड ऑन माइक्रो कंट्रोलर। तो ये सब्जेक्ट पढ़ा रखे हैं मैंने। तो डिफरेंस क्या है बोथ ऑफ दीज थिंग्स में, माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है। माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली हमारे लैपटॉप में भी इस्तेमाल रहता है, कंप्यूटर में भी इस्तेमाल रहता है, और अलग अलग तरीके के ऑपरेटिंग लॉजिकल फंक्शंस के जो कंट्रोलर्स आते हैं उसमें भी रहता है। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर और माइक्रो कंट्रोलर के अंदर मेजर डिफरेंस ये रहता है कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मेमोरी और ये सारी चीज़ें नहीं रहती हैं, जबकि माइक्रो कंट्रोलर जो होता है उसमें मेमोरी भी रहती है, आपकी स्टोरेज यूनिट वगैरह सारी चीज़ें रहती हैं, IO पोर्ट्स रहते हैं इसके अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो कंप्लीट यूनिट जो बनकर आती है, निकल कर आती है, जिसके अंदर हम प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, डेट इज़ नोन एज द माइक्रो कंट्रोलर। जैसे जो प्रॉब्ली हम अगर बात करते हैं एटमेगा की, एटमेगा 8 का जो माइक्रो कंट्रोलर आता है तो उसके अंदर आप प्रोग्राम सेव कर सकते हो, तो वो माइक्रो कंट्रोलर है, नॉट द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर इज़ एडेप्टेबल and capable of doing the calculations and different things, but it cannot hold your program and other things. You need external hardware, external memory system to get attached with the microprocessor. तो मेजर डिफरेंस जो है वो यही रहता है दोनों चीज़ों का। तो ओवरव्यू हम IoT प्रोटोकॉल्स के जितने भी ओवरव्यू हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे दो प्रायोरिटीज़ रहेंगी आज के इस लेक्चर में। लेट्स स्टार्ट। माइंडसेट ऑफ द डे, ड्रीम कीजिए। कलाम प्रोजेक्ट्स भी यही कहता है, और कलाम साहब भी यही कहा करते थे कि आप ड्रीम कीजिए, सीखते रहिए, कीप लर्निंग। बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स के पीछे मत भागिए, रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे व्हेन द टाइम विल अराइव, बट यू हैव टू लर्न ऑन द डेली बेसिस। थोड़ा थोड़ा आप लर्न करते रहिए, थोड़ा थोड़ा आप सीखते रहिए। समडे यू विल फाइंड द फ्रूट ऑफ द लर्निंग्स यू हैव डन। सो स्टार्ट करते हैं हम। हाउ टू चूज़ द राइट प्रोसेसर फॉर IoT एंड IoT कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। तो प्रोसेसर और कंट्रोलर्स डिफरेंट तरीके के मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जैसे कि फ़िलिप्स का रहता है, और आपका इंटेल के रहते हैं, क्वालकॉम के हैं, और माइक्रोचिप के भी आते हैं, एटमेल कॉर्पोरेशन के भी आते हैं। तो पूरा एक सेगमेंट है यहाँ पर जो सारा का सारा अवेलेबल रहता है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं, लाइक माइक्रोचिप की बात कर रहा हूँ या फ़िलिप्स की बात कर रहा हूँ, या और भी माइक्रोचिप फिर भी ओपन सोर्स है, फ़िलिप्स की बात कर रहा हूँ, या सैमसंग वगैरह भी अपने बनाते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स। तो उसमें क्या है, ये ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स लाइक इस तरीके से नहीं है कि आपका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा इसका वर्क करने के लिए, वो इस तरीके से नहीं है। जैसे अगर हम बात करेंगे एटमेल कॉर्पोरेशन की या AVR की, एटमेल कॉर्पोरेशन का 8 बिट का कंट्रोलर जो है तो उसका प्रोग्रामर और आपका बर्नर वगैरह सारी यूनिट्स आपको मिल जाती हैं, यानी कि आपको सॉफ्टवेयर भी मिल रहा है, आपका हार्डवेयर, उसको प्रोसेस करने का तरीका सब कुछ ओपन सोर्स है, मार्केट के अंदर अवेलेबल है। मगर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो ये सोर्स अवेलेबल नहीं देती, लेकिन दे यूज़ टू मेक द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंट्रोलर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स। तो उनका कोई बहुत ज़्यादा कंपैरिजन नहीं है अगर आप डेवलपमेंट के एरिया में हैं। लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाँ, ये अपने तरीके से प्रोग्राम करके, प्री प्रोग्राम करके आपको देते हैं चीज़ें। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर पार्ट क्या क्या हैं, डिवाइडेशंस क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें रहेंगी।
तो प्रोग्राम मेमोरी है, डाटा मेमोरी है, सेव कर सकता है, पैरेलल पोर्ट्स वगैरह हैं, टाइमर, एडीसी है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, सीपीयू पूरा कंप्लीट यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं इसको, सीपीयू का पार्ट ही मान लीजिए माइक्रो कंट्रोलर आप, यूआरट वगैरह टाइप की ये सारी चीज़ें जो हैं कंप्लीट यूनिट माइक्रो कंट्रोलर का पार्ट रहता है, ये सब के सब इसके अंदर एडिशन रहती हैं। कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स, बेसिक फीचर क्या है आपके डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर के, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है ये करता है, एप्लीकेशंस रन करता है रियल हार्ड टाइम के अंदर, और प्रोसेस करता है इनफाइनाइट कंटिन्यूस डाटा स्ट्रीम्स, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कंटिन्यूस पैटर्न पर ये प्रोसेस करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और फिर अगर लास्ट में एक देखना चाहें, डीएसपी प्रोसेसर्स और माइक्रो प्रोसेसर्स डिज़ाइन फॉर द इफिशिएंट मैथमेटिकल मैनिपुलेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स, यानी कि सारी की सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो हैं वो डीएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर के थ्रू हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो किस चीज़ की रही हैं, ये सारे के सारा जितना भी हो रहा है आपका वो डिजिटल सिग्नल्स की हो रही हैं, यानी डिजिटल सिग्नल्स का कैलकुलेशन है, एरे है, किस तरीके से एंटर करना है, क्या उनका कैलकुलेशन रहेगा, क्या रियल टाइम रहेगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर अप आएंगी। हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई डू नीड अ डीएसपी प्रोसेसर्स, ये सबसे बेसिक टाइप ऑफ प्रोसेसर्स हैं विच वी आर डिस्कसिंग हियर। तो बहुत सारी ज़रूरतें रहती हैं हम लोगों को डाटा को आपस में प्रोसेस कराने के लिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लेट मी शो यू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके साथ में सारी चीज़ें रोम, रैम और सिंगल मेमोरी स्पेस वगैरह कनेक्टेड हैं। ऐसे ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 2 के साथ भी ये पहला आर्किटेक्चर है हमारा और ये दूसरा आर्किटेक्चर है हमारा। पहला वाला हार्वर्ड आर्किटेक्चर है, दूसरा वाला वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है। तो ये बेसिकली आर्किटेक्चर हैं इनके। तो ये सीपीयू के साथ डाटा शेयरिंग कनेक्टेड है, ये भी प्रोसेसर जो इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करके ये प्रोसेसर यूनिट्स के साथ मिलकर कंट्रोलर की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पर भी क्या है, रोम और रैम दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं इसके साथ में। फर्स्ट यूनिट जो पहला आर्किटेक्चर है हमारा हार्वर्ड आर्किटेक्चर और दूसरा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों टाइप के आर्किटेक्चर, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है इसका, और कभी पूछे जा सकते हैं आपसे कि तुम आर्किटेक्चर कितने तरीके के हैं या क्या डिवाइडेशन है, तो आप बता सकते हो हार्वर्ड आर्किटेक्चर और वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। बहुत ज़्यादा कोई पूछता नहीं है इसके बारे में। लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सीपीएलडी और आपका एफपीजीए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पूरा एक आर्किटेक्चर का पैटर्न है बेसिकली, ये पूरा का पूरा एक आर्किटेक्चर पैटर्न है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो जो फुल फॉर्म रहेगा हमारा एफपीजीए का वो रहेगा फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, और सीपीएलडी का जो रहता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस रहता है। तो इसके आगे देख लेते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें प्रोग्राम तरीके से एक पैटर्न के साथ लिखी हुई हैं। एफपीजीए हो गया या दूसरे तरीके का हो गया। तो पीएलए पहला सबसे बेसिक चीज़, पीएल प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, और एसपीडीएल जो होगा रेफर्स टू एनी टाइप ऑफ सिंपल पीडीएल टाइप का है ये। एसपीडीएल, सीपीडीएल और एफपीजीए सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, ये लास्ट में आता है। ये प्रोटोकॉल हैं सारे कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स वगैरह जो हमने मेंशन कर रखे हैं। एफपीजीए सबसे लास्ट में आता है, सबसे कॉम्प्लेक्स है। प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे जो है सबसे बेसिक है, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक जो है वो उसके बाद आता है। और सीपीएलडी जो है वो एसपीएलडी से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और एफपीजीए से कम कॉम्प्लेक्स है। तो बेसिकली है क्या ये, जैसे कि हम बात करें सीपीएलडी की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इट लाइज बिटवीन एसपीएलडी एंड एफपीजीए। तो इट इनहेरिट्स द फीचर्स ऑफ बोथ दीज डिवाइसेस। दोनों के दोनों डिवाइस का जो फीचर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, सीपीएलडी के भी मिल जाएंगे, सीपीएलडी के अंदर एसपीएलडी के भी मिल जाएंगे और एफपीजीए के भी मिल जाएंगे। तो ये आपका डिफरेंस है बेसिक जो कि आपका पाया जाता है इन सभी के सभी स्ट्रक्चर्स में। तो इनको अगर डिटेल में हम देखें तो सीपीएलडी का स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर को इस तरीके का दिखाई देगा जिसके अंदर रूटिंग मैट्रिक्स और क्लॉक रूटीन दिखाई देगी, और एफपीजीए का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा। दोनों के अंदर आप देख लीजिए, सीपीएलडी का आर्किटेक्चर है और ये एफपीजीए का आर्किटेक्चर है जिसके अंदर मेमोरी, मल्टीप्लायर्स, क्लॉक रूटिंग और प्रोसेसर कोर, ये सारी चीज़ें, इनपुट आउटपुट सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। जबकि सीपीएलडी के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं मिलेंगी। लाइक मेमोरी यूनिट वगैरह का नहीं मिलेगा आपको, मल्टीप्लायर्स और प्रोसेसर कोर ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो एफपीजीए जो है मोर एडवांस है, ये ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। एफपीजीए किन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफपीजीए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है वो एसरैम। तो एसरैम इज़ अ टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी बेसिकली एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, बट इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टैटिक, तो उसको कह सकते हैं हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो डेट रिटेन्स डाटा बिट्स
इन इट्स मेमोरी एज लॉन्ग एज द पावर इज़ बीइंग सप्लाइड, यानी कि जब तक पावर रहती है तब तक ये मेमोरी अपने अंदर रखता है। ये तकनीक जो है FPGA की SRAM स्टैटिक टाइप की, जैसे ही पावर डिस्कनेक्ट हो जाती है तो जो भी हमारा डाटा इसके अंदर सेव है वो सारा का सारा इरेज हो जाता है। दूसरा हमारा जो टेक्निक आता है निकल के, वो फ्लैश निकल के आता है, फ्लैश मेमोरी। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज टाइप का सिस्टम होता है। तो दो टाइप के इसके अंदर बेसिकली होते हैं, नॉर फ्लैश और नैंड फ्लैश होता है। तो जो नाम दिया जाता है नॉर एंड नैंड फ्लैश लॉजिक गेट्स भी देते हैं, और दोनों के अंदर ही यूज़ द सेम सेल ऑफ डिज़ाइन रहता है कंसिस्टिंग ऑफ फ्लोटिंग गेट मॉसफेट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो दोनों ही टाइप के इसके अंदर जो प्रोग्रामेबल हैं नॉन वोलेटाइल टाइप की मेमोरी है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करे। तो ख़ास बात है ये इलेक्ट्रिक सिग्नल से इरेज भी की जा सकती है और रीप्रोग्राम भी की जा सकती है। यानी कि FPGA की टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात करें तो 3 तरीके की रहेंगी, SRAM रहेगी, ठीक, दूसरा फ्लैश रहेगी। SRAM जब तक पावर सप्लाई रहेगी इसके अंदर तब तक काम करेगा, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये अपने आप को। फ्लैश मेमोरी यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल से आप इसकी मेमोरी को फ्लैश भी करा सकते हो और रीप्रोग्राम भी कर सकते हो, जो हमारे नॉर्मल माइक्रो कंट्रोलर के अंदर देखा जाता है। तीसरे टाइप का जो ये लॉजिक इस्तेमाल करता है, FPGA टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, वो एंटी फ्यूज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। नॉन वोलेटाइल टाइप की होती है, तो उसको एंटी फ्यूज़ FPGA भी बोला जाता है। तो लोग पूछते हैं कि ये क्या रीप्रोग्राम की जा सकती है। तो इसका मेनली जो वर्क रहता है, एंटी फ्यूज़ कंपोनेंट सच एज FPGA's प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरीज है ये, एंड अदर प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस आर वन टाइम प्रोग्रामेबल। तो जो FPGA का है वो प्रोग्रामिंग इज परफॉर्म ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड इट इज़ इरिवर्सिबल, यानी कि आपकी जो FPGA एंटी फ्यूज़ की प्रोग्रामिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही की जाएगी और उसके बाद ना ही हटाई जा सकती है, ना ही चेंज की जा सकती है, ना ही इरेज की जा सकती है, ना ही रीप्रोग्राम किया जा सकता है। तो तीनों में डिफरेंस आप समझ गए होंगे, SRAM में, फ्लैश में और एंटी फ्यूज़ में, कि SRAM आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई, आपको पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट करते ही मेमोरी को इरेज कर देता है, और फ्लैश आपका आप इरेज भी कर सकते हो, रीप्रोग्राम भी कर सकते हो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करके, ठीक है। जैसे आप बटन प्रेस करते हो तो वो क्या होता है बेसिकली किसी भी कंट्रोलर के अंदर, जैसे 8 बिट के या 16 बिट के ATmega कॉर्पोरेशन के आप प्रेस करते हो तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही बेसिकली आप किसी स्विच के थ्रू आप दे रहे होते हो, तो वो दोनों चीज़ें रहती हैं। तो एंटी फ्यूज़ बेसिकली क्या रहेगा आपका, कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही सारा का सारा प्रोसेस डन हो जाएगा और उसके बाद ना ही ये रीप्रोग्राम की जा सकती हैं और ना ही इसके अंदर का प्रोग्राम को इरेज किया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड्स, जो मेजर डिफरेंस DSP और FPGA में रहता है वो ये रहता है कि DSP सीक्वेंशियली डाटा को इनपुट कराता है, वेयरएज FPGA जो होता है फुल्ली पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन करता है। जितना भी डाटा आपको इनपुट करना है वो पैरेलली इनपुट करा सकते हैं और वन पॉइंट सोल्यूशन से डाटा आउट करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा कि आप मल्टीपल डाटा को एक साथ इनपुट नहीं करा सकते। तो FPGA टेक्नोलॉजी ही हमें हर सिस्टम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। तो FPGA क्या करेगा, हमारा वर्क क्या है बेसिकली, हमें क्या करना है, अब हम IoT पढ़ रहे हैं, IoT का स्टडी कर रहे हैं पूरा का पूरा कोर्स, तो हमारे पास बेसिक डिफरेंस क्या है कि हमें करना क्या है, हमें करना है हमारे डिवाइसेस हैं जो रिमोटली अवेलेबल हैं मल्टीपल पोजीशंस पर, हमें सबसे ही डाटा एक्सेस करना है, या तो कम्प्लीटली या वन टाइम, और फिर सिंगल पॉइंट सोल्यूशन पर लेकर आना है। ना कि ये कि एक डिवाइस हमने लगाया है तो उसका डाटा हमारा आ रहा है वन टाइम में, या दूसरा आ रहा है तो दूसरा सिस्टम इस्तेमाल किया, इस तरीके का किसी प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो FPGA बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका हम यूज़ करना होगा। कब इस्तेमाल करेंगे DSP और कब इस्तेमाल करेंगे FPGA, तो FPGA ऑब्वियसली वहाँ पर इस्तेमाल होगा जहाँ पर हायर परफॉर्मेंस का रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर कस्टमाइजेबल डिज़ाइन है और जहाँ पर कम कॉस्ट में हाई स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करना है। जैसे हमें मल्टीपल डिवाइस का इस्तेमाल करना है, कम कॉस्ट में करना है और एक पॉइंट पर कनेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली बात है FPGA ही प्रेफर किया जाएगा सभी केसेस के अंदर। तो ट्रेडिशनल एम्बेडेड सिस्टम किस तरीके का दिखाई देता है, इसके बारे में अगर हम देखना चाहें तो आप एक कंट्रोलर अब दिखाया है उसका, तो पावर सप्लाई रहेगी, इसमें इथरनेट वगैरह, ऑडियो कोडेक, क्लिक्स एंड CPU वगैरह, SDN, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं एक पूरे के पूरे सिस्टम में। जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं DSP के थ्रू अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो इस तरीके का दिखाई देगा हमारा। ये उसका सेकंड पार्ट है जो सिस्टम को हटाकर हमने दिखाया हुआ है। तो मल्टी कोर प्रोसेसर्स क्या होते हैं, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सेम डे फॉर द सेम डे 2।
तो मल्टी कोर प्रोसेसर्स क्या होते हैं? कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास सिस्टम मेमोरी है, रैम है, सारी चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन मल्टीटास्किंग या स्पीड बढ़ानी है हमको, एसिमेट्रिक प्रोसेसिंग करानी है, तो 2 और मोर इंडिपेंडेंट प्रोसेसर जो हैं सिंगल पैकेज में इस्तेमाल करते हैं, उसको मल्टी कोर प्रोसेसर बोलते हैं। यानी कि अब क्या हो गया, प्रोसेसर 1 से 2 इस्तेमाल हो गए और डाटा और मेमोरी वगैरह जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सिंगल टाइम के सारे शेयर कर रहे हैं, तो उससे प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी, जो कि इंपॉर्टेंट है स्पीड बढ़ाने में। हाउ FPGA इज़ डिफरेंट फ्रॉम ASIC, डिफरेंस बिटवीन FPGA एंड ASIC। ASIC बेसिकली एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट है ये, यानी कि एक स्पेशल पर्पस के लिए कोई बना रखा है आपने, जैसे बिटकॉइन माइनर्स वगैरह, बिटकॉइन के लिए जैसे क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको पता है माइनिंग का एक पूरा एल्गोरिथम वगैरह रहता है, एक एप्लीकेशन के लिए उसका एक सेपरेट डिज़ाइन रहता है, तो ASIC विल वर्क लाइक दिस। एंड FPGA जो है वो आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मेजर डिफरेंस यही है, वो थोड़ा सा स्पेसिफिक है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक है, जो आपका ASIC है। कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो कंपैरिजन की अगर बात करेंगे हम लोग, कॉस्ट और परफॉर्मेंस FPGA टॉप पर रहेगा ऑब्वियसली परफॉर्मेंस में, लेकिन इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, जैसे ASIC, SoC और DSP और माइक्रो कंट्रोलर्स। तो माइक्रो कंट्रोलर की परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी कम है और तो कॉस्ट भी इनकी कम है। यूजली एक माइक्रो कंट्रोलर जो एटमल कॉरपोरेशन का मिल रहा है, एडमेगा 8 की, अगर मैं रेफरेंस लेके वही रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, 8 या 16 की बात करें, तो एक माइक्रो कंट्रोलर यूजली अभी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के कुछ प्राइस अब हैं, तो नियर अबाउट 200 से 250 रुपये के आसपास मिल जाएगा। अगर पूरा किट की बात करेंगे हम आर्डिनो यूनो टाइप के, तो पहले 280 रुपये का आता था लास्ट ईयर, लेकिन नाउ इन 2022 ड्यू टू द लैक ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड प्राइस हाइक ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, आपको ये लगभग अमेजन अगर ट्राई करेंगे तो 700 से 800 रुपये के बीच में मिलेगा। बट व्हेन यू विल मैन्युफैक्चर किट योरसेल्फ ऑफ आर्डिनो यूनो, यू विल मेक द कंप्लीट किट अराउंड 300 to 400 स्टिल, इवन एट हाइकिंग प्राइस ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप यहीं तक जाएंगे माइक्रो कंट्रोलर तक, और अगर आगे फर्दर आपको पढ़ना है आगे टेक्नोलॉजी से वहाँ, तो FPGA, SIC और ये सारी चीज़ें आप वर्कआउट करेंगे, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, क्रिप्टोग्राफिक इनेबल्ड प्रोसेसर्स। तो क्रिप्टोग्राफिक इनेबल्ड, तो जो इसमें बात करेंगे हम लोग, वो बेसिकली क्रिप्टोग्राफिक पब्लिक की के विषय में यूजली इसको कंसीडर किया गया है। जैसे कि आप पढ़कर देखेंगे, ये एग्जांपल दे रखा है, ARM Cortex M4 माइक्रो कंट्रोलर्स का दे रखा है, तो लो पावर लेकिन 32 बिट की कंट्रोलर का एग्जांपल लेकर दिया है। तो बेसिकली सीक्रेसी और प्राइवेसी के इश्यूज़ जो हैं, जो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का जो इशू है, वो आप इससे कवर अप कर सकते हैं इन मॉडल का एग्जांपल लेकर। प्रोसेसर सिलेक्शन क्राइटेरिया, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है कि आपको कौन सा प्रोसेसर किन किन क्राइटेरिया पर सिलेक्ट करना है। सपोज़ कीजिए कि आप अगर कोई बाइक खरीदते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि माइलेज कितना है इसका, या टॉप स्पीड कितनी है इसकी, या फिर परफॉर्मेंस कैसा है, या फिर सर्विस कैसी है। तो ये सारी चीज़ें जब आप कोई XYZ प्रोडक्ट खरीदते हैं तो मैटर करता है। वाइल आप प्रोसेसर सेलेक्ट करेंगे तो भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जैसे कि उसके इनपुट आउटपुट नंबर्स कितने हैं। सपोज़ कीजिए आप एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो जिसके अंदर आपके 10 सेंसर्स यूज़ हैं, आपके इनपुट पोर्ट्स ही नहीं है कि सेंसर्स की इनपुट दी जा सके, तो वैसा कंट्रोलर आपका किसी काम का नहीं है। परफॉर्मेंस हीटअप नहीं करना चाहिए, कॉस्ट नॉर्मल होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, हार्डवेयर टूल भी ओपन सोर्स होना चाहिए, पेरिफेरल्स जो कनेक्टिंग है सारी प्रॉपर होना चाहिए, पावर कंजम्पशन लो होना चाहिए, सप्लायर रेपुटेशन यानी कि एक्यूरेसी वगैरह प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 पीस मंगाए हैं तो 8 बेकार जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो टॉप 8 IoT कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे, ZigBee ये लोकल लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है, LoRa लॉन्ग रेंज के लिए, देन BLE आ जाएगा, वाईफाई, सेलुलर, Z-Wave और अलग तरीके के सारे हैं। 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी अगली स्लाइड्स में। लेट्स मूव ऑन। यहाँ रहेगा, जैसे पहला हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लूटूथ एक इम्पॉर्टेंट है, हम शेयरिंग कर सकते हैं। तो जो फ्रिक्वेंसी रेंज रहती है वो 2.4 GHz टू 2.483 GHz रहती है। तो ये लेस डिस्टेंस के लिए कवर अप करता है, किससे, ZigBee से कम डिस्टेंस कवर अप करता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी है, शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। आइडियल है, स्पीकर वगैरह, प्रिंटर वगैरह हम लोग सब रोज़ की बातें चलाते ही हैं। और जो BLE है, ये ब्लूटूथ लो एनर्जी BLE के नाम से, जो ओरिजिनली इसको लॉन्च किया गया था ब्लूटूथ 4.0 के लिए 2011 में के नाम से किया गया था। इसका बेनिफिट ये है कि ये लो पावर कंजम्पशन वगैरह इसका रहता है। तो ब्लूटूथ इज सपोर्टेड बाय ब्लूटूथ SIG। तो BLE ये लो पावर इनेबल्ड ब्लूटूथ है, ये वो एक तरीके का ब्लूटूथ ही है, लेकिन इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है, लोग इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर उनको पावर कंजम्पशन वगैरह थोड़ा
लोअर लेवल पर लेकर आना होता है। ZigBee डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पहले भी। ZigBee के अंदर जो मैश नेटवर्क प्रोटोकॉल डिज़ाइन है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा अक्रॉस मीडियम डिस्टेंसेस, यानी कि मल्टीपल शेयरिंग के लिए, होम ऑटोमेशन के लिए जो बिल्डिंग्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और IoT के साथ में जो अलग अलग मल्टीपल डिवाइस डाटा शेयरिंग वगैरह के लिए हैं। लेकिन इसका अच्छी चीज़ ये है कि इट हैज़ लॉन्गर डिस्टेंस इन BLE बट इट इज़ लोअर डाटा रेट देन BLE, यानी कि डाटा शेयरिंग का स्पीड होगा वो थोड़ा सा अफेक्ट कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो थोड़ी सी लॉन्ग रहेगी। जैसे बिल्डिंग्स वगैरह में आपका टैंक वगैरह का इस्तेमाल, जो अपना कॉरपोरेट ऑफिसेज़ हैं उनके अंदर अगर एक सेंट्रल पॉइंट से डाटा ले जाना और लाना हो, ये सारी चीज़ें जिसमें डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, वहाँ ZigBee का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वी हैव ऑल्सो डन अ प्रोजेक्ट ऑफ पेट्रोल पंप से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट हमने रिसेंटली किया था, उसमें थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा था, तो वी हैव यूज द ZigBee विद डैट। Z-Wave इम्पॉर्टेंट है। रिगार्डिंग Z-Wave, व्हाट इज़ Z-Wave और किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये भी एक मैश नेटवर्क पर वर्क करने वाली टेक्नोलॉजी है जो कि स्मार्ट डिवाइसेस को कम्युनिकेट करती है इनक्रिप्टेड फॉर्म में, और जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी है IoT डिप्लॉयमेंट का वो ये बढ़ाती है Z-Wave टेक्नोलॉजी जब इस पर वर्क करते हैं। बेसिकली ये होम ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल में लेकर आई जाती है, एनर्जी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में भी ज़्यादा इस्तेमाल में इसको लेते हैं। 908.42 मेगाहर्ट्ज़ ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पर इसकी वर्किंग है, वैसे कंट्री टू कंट्री वेरी करती रहती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है Z-Wave विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, एंड एज वी हैव डिस्कस बेसिकली LoRa लॉन्ग रेंज सिस्टम जो है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो लॉन्ग रेंज डाटा ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए इट यूज़ टू वर्क ऑन, एंड बेसिकली जो इसका मेन पर्पस रहता है वो सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन फॉर M2M एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब प्रोटेक्शन एंड इनक्रिप्टेड सिस्टम में भी वर्क करता है, और IoT डिवाइसेस को कम्युनिकेशन पर्पस में इस्तेमाल में लेकर आया जाता है। ये सारी जितने भी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लाइन वाइज, Z-Wave रही हो या ZigBee रहा हो या ब्लूटूथ एंड BLE रहा हो, तो ये सारे के सारे ही स्टफ जो हैं हमारे that are really important, and they are used in the communication and data transaction between the IoT devices and the servers। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे ये आपस में मैश नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल डिवाइसेस को फॉर द डाटा कलेक्शन एट अ सिंगल पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बाकी सेलुलर वाला हम सभी जानते ही हैं कि किस तरीके से 2G 3G नेटवर्क के लिए हम डाटा ट्रांसमिशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, IoT डिवाइसेस को IoT डिप्लॉयमेंट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइजेज़ एंड कंजम्पशन के अलग अलग पैटर्न हैं इसके भी, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फीचर कम्स एट हाई प्राइजेस, हाई कॉस्ट एंड पावर कंजम्पशन थोड़ा सा ये ज़्यादा रहता है, बट एक्यूरेसी is quite important in this factor, and basically these are also the commonly used features. People used to connect with the different Wi-Fi modules and different 3G and 2G cellular systems for the data transmission, तो बहुत ही ईजिली है, अवेलेबल रहता ही है हमारे सिस्टम्स में, तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। बेसिकली MQTT 1999 में डेवलप किया गया था, इसको मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली कंस्ट्रेंट डिवाइसेस के साथ काम करता है। कंस्ट्रेंट डिवाइसेस बेसिकली स्मॉल डिवाइसेस विद लिमिटेड CPU मेमोरी एंड पावर रिसोर्सेज, दीज आर कोल्ड कंस्ट्रेंट डिवाइसेस, मतलब जिसमें लिमिटेड मेमोरी वगैरह है, पावर रिसोर्सेज हैं, तो उनके साथ यूजुअली ये वर्क करने के लिए MQTT में हम लोग वर्कआउट करते हैं, और मल्टीपल डिवाइसेस में कम्युनिकेशन में काम आता ही है। मल्टीपल डिवाइसेस एक्चुअली मल्टीपल कंस्ट्रेंट डिवाइसेस आप इसको कह सकते हो, मतलब कंस्ट्रेंट डिवाइसेस जो स्पेसिफिक वर्ड है वो उनके लिए है जिनके अंदर मेमोरी वगैरह, पावर कंजम्पशन वगैरह थोड़ा लिमिटेड रहता है, तो उनमें डाटा ट्रांसमिशन किस तरीके से करना है, इन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, तो MQTT इज द बेस्ट वे टू डू इट। इट वाज डिज़ाइन टू वर्क विद लो बैंड फ्रिक्वेंसी, लो बैंडविड्थ पे, जैसे बताया आपको कंस्ट्रेंट डिवाइसेस हैं तो लो बैंडविड्थ फ्रिक्वेंसी पे ये वर्क करता है, और सेंसर मोबाइल डिवाइसेस अनरिलायबल नेटवर्क जो रहते हैं जिसमें उसमें ज़्यादा काम करता है ये MQTT टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज़ व्हाट वी आर डिस्कसिंग AMQP एडवांस मैसेजिंग क्यूइंग प्रोटोकॉल। बेसिकली ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ज़्यादा मैसेज ट्रांसमिट करता है, मोर मैसेजेस, यूज़ फॉर मोर मैसेजेस एंड ओरिएंटेड मिडिलवेयर हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था सारा का सारा, आप डिटेल देख सकते हैं, पूरा एक स्लाइड बनाया है। इन सिस्टम के साथ काम करती है। इट ऑफर सिक्योरिटी, बेसिकली लाइबिलिटी ऑफर करता है, और डिस्टेंस कम्युनिकेशन पे जहाँ पर नेटवर्क ख़राब है वहाँ के लिए तो बेस्ट है ये, और सपोर्ट कम्युनिकेशंस
एंड इवन सिस्टम आर नॉट साइमल्टेनियसली अवेलेबल, वहाँ पर भी ये वर्कआउट करके प्रॉपर तरीके से आपके स्टफ को डन कराता है। AMQP इज़ ऑल्सो एडवांस मैसेजिंग टेक्नोलॉजी, तो इम्पोर्टेंट है ये। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, बेसिकली LWM2M लाइट वेट मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन सिस्टम, ये डिवाइस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है डिज़ाइन फॉर सेंसर नेटवर्क्स, और कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंट है ये रिमोट डिवाइस मैनेजमेंट के साथ। टेलीमेट्री बेसिकली जस्ट टू ट्रांसमिट, टेलीमेट्री क्या कहलाता है कि ये डाटा ट्रांसमिशन करने का जो पूरी के पूरा एक स्ट्रीम है उसको टेलीमेट्री में डिवाइड करते हैं हम लोग। इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर एक टेलीमेट्री का सेपरेट यूनिट भी होता है सिलेबस में। तो टेलीमेट्री बेसिकली इन द वे ऑफ ट्रांसमिटिंग द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इट कैन बी ऑफ वायर टाइप, इट कैन बी ऑफ वायरलेस टाइप। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, वायरलेस स्ट्रीम के अंदर आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लो पावर डिवाइस और लिमिटेड प्रोसेसिंग और स्टोरेज कैपेबिलिटी के लिए ये थोड़ा बेहतर साबित हो सकता है। मशीन टू मशीन बेसिकली लाइट वेट मशीन टू मशीन यानी कि आपका एक मशीन क्या है, सेंसर हो गया, और दूसरा मशीन क्या हो गया जहाँ पर डाटा हो रहा है। तो ये मशीन जहाँ पर सर्वर पे डाटा इकट्ठा हो रहा है, और ये मशीन जहाँ पे सेंसर डाटा भेज रहा है, और इसके साथ में इन बिटवीन जो भी चीज़ें लगी हैं, तो इंटरेक्शन बिटवीन के लूप के थ्रू हो सकता है, लूप के थ्रू करते हैं। जैसे सेंसर डाटा शेयर कर रहा है, अपडेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपने 50 डिग्री की लिमिट दे रखी है, तो 50 डिग्री की लिमिट के डाटा के बाद भी वो डाटा वापस भेज रहा है, और उससे एसोसिएटेड कंट्रोलर यूनिट जो भी है वो प्रॉपर तरीके से उस सेंसर की मदद से, और ये डाटा इकट्ठा हो रहा है। तो मशीन्स आपस में इंटरेक्ट जब करती हैं किसी प्री डिफाइंड टास्क के लिए, तो वी यूज़ टू कंसीडर दोज functions as a machine to machine operations. COAP बेसिकली कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये IETF ने 2013 में लॉन्च किया था फॉर कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के लिए। HTTP बेस्ड IoT सिस्टम के लिए काम करता है ये, और डाटा ट्रांसमिशन में इंपॉर्टेंट है। मशीन टू मशीन वर्किंग मेथोडोलॉजी है इसकी, और इनेबल करता है डिवाइस को, कंस्ट्रेंट डिवाइस को इनेबल करता है। कंस्ट्रेंट डिवाइसेस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो डिवाइसेस जैसे कि सेंसर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, स्मार्ट डिवाइसेस जिसके अंदर मेमोरी एंड पावर रिसोर्सेज लिमिटेड है, प्रोसेसिंग सिस्टम्स लिमिटेड हैं, उन डिवाइस को ये इनेबल करता है IoT इन्वायरमेंट को ईजिली ज्वाइन करने के लिए। तो लो बैंडविड्थ, लो अवेलेबिलिटी और लो एनर्जी डिवाइस को ये ऐड कर लेता है। तो ये जो हमने 3 वर्ड लिखे हैं यहाँ पर, दीज आर द फीचर्स ऑफ कंस्ट्रेंट डिवाइसेस, यानी कि कंस्ट्रेंट डिवाइसेस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम टुडे, इट इज़ नॉट द डिसएडवांटेज ऑफ एनीथिंग। अगर किसी के अंदर आपका यूज़र इंटरफेस के अंदर मेमोरी एंड पावर सोर्सेज वगैरह के लिमिटेशंस हैं, तो उससे क्या होगा कि आप मल्टीपल डिवाइसेस को ऐड कर सकते हो उसके थ्रू। तो जो मैश होगा डेट विल बी मोर इफेक्टिव विद द नंबर ऑफ सेंसर्स, द नंबर ऑफ सेंसर्स आर मोर। तो स्टार्टिंग में क्या दिक्कत होती थी कि सेंसर्स जो में जब इश्यूज़ क्रिएट होते थे, तो people used to limit the sensors to a minimum level, but now the quality of the sensors which we are having available today, it used to enable us to connect the optimum number of sensors, but optimum number of sensors used to have the higher power consumptions, higher memory and higher resources in terms of economy also. तो उन मोबाइल्स, उन सिस्टम्स के लिए, उन स्मार्ट सेंसर्स, स्मार्ट डिवाइस सिस्टम्स के लिए जिनके अंदर ये चीज़ें बिल्कुल लिमिटेड लेवल पर हैं, उनको अगर प्रॉपरली वर्क कराना है तो कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल COAP इज़ द बेस्ट। लोग पूछ लेते हैं कभी कभी इंटरव्यूज़ में या अलग अलग सिस्टम्स के अंदर कि COAP के बारे में आप क्या समझते हैं, हाउ COAP इज़ हेल्पफुल। तो आप उसमें पूरा बता सकते हो कि COAP किस तरीके से हेल्पफुल रहेगा, किन तरीके के डिवाइस में वर्कआउट के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अच्छा टॉपिक है। तो ये था हमारा डे 2 का सारा प्रोग्राम। अभी बाकी है हमारे पास नियर अबाउट 30 डेज़, और 30 डेज़ के लेक्चर्स अभी बाकी हैं। देखिए थोड़ा समय लगता है किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से करने में। कंप्लीट डाटा है सारा का सारा, प्रैक्टिकल डाटा भी अभी ऐड होने वाला है हमारे आगे के लेक्चर्स के अंदर। किस तरीके के डिवाइसेस हैं, कैसे वर्कआउट होगा, सब कुछ आपको ऐड ऑन होगा। कुछ टाइम लगता है अगर व्हेन यू डू समथिंग विद परफेक्शन, अच्छे तरीके से सारे के सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर अप हैं, तो थोड़ा समय तो आपको देना पड़ेगा। और ये मल्टीपल तरीके के जो 3 घंटे के कोर्सेज हैं, या 2 घंटे के या 4 घंटे के कंप्लीट कोर्स के नाम से यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आई डोंट थिंक दैट दीज कोर्सेज कैन प्रोवाइड यू द क्वालिटी नॉलेज रिगार्डिंग इट। तो अगर IoT पे आप कुछ काम कर रहे हो या कुछ थ्योरी सीख रहे हो, किसी इंटरव्यू में ढंग के बैठने वाले हो आप,
तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये 40 आवर्स या 30 to 40 आवर्स के बीच में हम इसको समेट देंगे कोर्स को, लेकिन 30-40 आवर्स में अपने नोट्स बनाते रहिएगा, किसी कॉपी पे लिमिटेड नोट्स बनाते चलिए, और यही नोट्स आपके काम आएंगे किसी भी इंटरव्यू। शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, इंटरव्यू में बैठने से पहले या किसी टेक्नोलॉजी पे वर्कआउट करने से रिकॉल करनी होती है बहुत सारी चीज़ें। आप काम सीख जाएंगे करना, हम सिखा देंगे आपको, इस सारे के सारे हार्डवेयर का इस्तेमाल करना सिखा देंगे, वर्कआउट। लेकिन कभी कभी थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपसे जो पूछे जाएंगे वो आप कहाँ से बताएंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कोई आपसे पूछेगा COAP के बारे में पूछेगा, या LWM2M के बारे में पूछेगा, या AMQP, तो बहुत सारे बच्चों को फुल फॉर्म ही नहीं पता। तो इवन अगर आप फुल फॉर्म्स वगैरह याद रखेंगे और छोटे मोटे चीज़ों में जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है ये आपको थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, तो डेट विल बी इनफ। वर्किंग तो आप करा ही लेंगे। हम जो प्रैक्टिकल वर्किंग करेंगे तो इतनी सारी चीज़ों का नहीं, हम पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन हम जो वर्कआउट करेंगे वो 2-3 डिफरेंसेस मान के सेलुलर में कर लेंगे, वाईफाई में कर लेंगे, ठीक है, ZigBee ले लेंगे, BLE ले लेंगे, ये 4 से वर्क कर लेंगे, तो ये 4 में ही सारा का सारा IoT कवरअप हो जाएगा। लेकिन पता तो होना चाहिए हमको सारी की सारी चीज़ें, कि इंडस्ट्री में MQTT का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, MQP का भी कर सकते हैं, LWM2M का भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये 4 चीज़ें जो हमने मार्क की हैं, अगर ये 4 चीज़ें ही आप अपने ठीक तरीके से कर लोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये 4 चीज़ें हम कराएंगे, बाकी इन सब के बारे में भी कोशिश करेंगे कि वर्कआउट कराएं। तो एक टेक्नोलॉजी को भी अगर पकड़ कर चलोगे, आप बढ़िया से पकड़ कर चलोगे, तो भी आप अच्छे से कर जाओगे सारी की सारी चीज़ें। तो बेसिक थ्योरी पता होना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा टाइम लगता है इन सारी चीज़ों में, तो थोड़ा सा सब्र रखिए एंड बी पेशेंट। इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग इम्पॉर्टेंट एंड समथिंग in depth, you have to give the time along with the patience. Thank you. Thanks for watching Kalam Projects India.